हाय स्टूडेंट। मैं मुस्कान यादव आप सभी को सीसेट पढ़ाने जा रही जो जी यूपीएससी में जीएस का सेकंड पार्ट है। इसे आपको मैथ, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे बौद्धिक गम्यता और भी अन्य होते हैं, सादृश्य, संपूर्ण, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, तार्किक। ये है आपका रीजनिंग में के। उसके बाद आप में मैथ, संख्या पद्धति, समय, दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊंचाई, दूरी, आधारभूत ज्यामिति, इन सब को हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी हम सीसेट में केवल बोधगम्यता यानी कि बुद्धि के परीक्षण यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं बोधगम्यता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में सबसे अधिक प्रश्न रहते हैं। इसके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि इसे हल कैसे, सोल्व कैसे किया जाता है। जब तक हम किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं लेते, क्लेरिफाई नहीं हो जाता, वो चीज हमसे नहीं होता है, हल नहीं होता। जैसे कि अगर आप नैतिक शिक्षा के बारे में जानते हैं, तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो आप आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बड़ों के साथ कैसा आदर करेंगे, तो आप कहते हैं हम अपने बड़ों के साथ अच्छा आदर करेंगे, यानी झुकेंगे, उनका पैर छूएंगे, उनसे नमस्ते करेंगे। इस तरीके से हम जवाब देते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट भी होता है कि हम उसे अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और किस तरीके से हम उसे हल करेंगे ये भी हम समझने का आज इसमें प्रयास करेंगे। बौद्धिक गम्यता। सॉरी गैस, थोड़ी समय के लिए कुछ काम पड़ गया था तो मुझे जाना पड़े। तो हम इसमें देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि बोध गम्यता यानी बुद्धि का परीक्षण, हमें कितना आता है, किसमें कितना हमें समझना चाहिए। तो हम इसे कैसे समझेंगे? जैसे कि शब्द का अर्थ समझना। जैसे कि यहाँ लिखा है असाध्य रोग। असाध्य रोग कोई रोग नहीं है, ये जैसे कि ऐसा कोई रोग हो जाना, जैसे HIV कभी ठीक ही नहीं होता है, वो असाध्य रोग है। टीबी आज के समय पे इसकी दवाई अवेलेबल है, लेकिन ये 100% होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कई रोग होते हैं जिसकी जैसे कि जिस समय कोरोना फर्स्ट टाइम आया था तो उसकी दवा नहीं थी, तो वो एक असाध्य रोग की तरह आया और सबको पैनिक सा फैल गया। उसके बाद है परिक्षेत्र का पालन करने की क्षमता। परिक्षेत्र यानी कि हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसी के अंडर ही रहे, उसके बाहर ना जाएं और उसके बाहर अपनी मानसिकता उसमें ना यूज करें। पूर्ववर्ती संदर्भों की पहचान, यानी इसमें ये देखा जाता है पुराना कुछ दिया गया है, रामायण महाभारत जैसे रिलेटेड कुछ ग्रंथ दे दिए जाते हैं, उसको समझना रहता है। मुख्य विचार, हमेशा हर पैराग्राफ में, जैसे आप हिंदी में देखते हैं जब तो उसे अंडरलाइन करके, हाई स्कूल में आपने देखा हुआ है, इंटर में भी उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है कि इनका आप व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो हम उसका ध्यान देते हैं और हम वो करते हैं। तो इसी तरीके से मुख्य विचार, उस पे आप अपनी टिप्पणी करते हैं, मुख्य विचार देते हैं। मनोदशा को समझना, उस परिच्छेद में क्या लिखा है, उसकी दशा क्या है, ये किस घटना के बारे में है, उसे हमें समझना पड़ता है, ये इसमें करना पड़ता है। परिच्छेद गम्यता, ये कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कहाँ से पूछा जाए? किसी पाठ से उद्गृत होते हैं, यानी किसी पाठ अन्य पाठ से ले लिया जाता है, किसी भी घटना के से ले लिया जाएगा, या किसी अनुवाद है वो परिच्छेद के रूप में ले लिया जाएगा। इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी से ही जो परीक्षार्थी होते हैं, परीक्षा में बैठे लोग होते हैं, उनकी बुद्धि का इससे परीक्षण करते हैं, ताकि हम उनकी बुद्धि क्षमता कितनी है हम उसको समझ सके। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप कोई सा भी अगर उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण के द्वारा हम एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति मरीज आता है, वह रोग से पीड़ित है, तो क्या करेगा डॉक्टर? उसकी
डॉक्टर उससे बीमारी जांच करके ही उसको दवा देगा। ये तो नहीं है ना। पुरानी मानसिकता, रूढ़िवादी अगर व्यक्ति रहेगा तो ये कहेगा नहीं नहीं, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, भगाओ, हम नहीं दवा कर सकते हैं इसकी। तो इसका उत्तर आप दे दीजिएगा कि आप क्या करेंगे इसका न्याय। उसी तरह से इसे परिच्छेद होता है कि हमें उसका सवाल देखना रहता है कि किस तरीके से हमें इसमें उत्तर देना है। ठीक है। जिस तरह है आपने इसका उत्तर यस में दिया है, उसी तरह कॉम्प्रिहेंशन का सवाल हल किया जाता है। अब आप केवल एक ही बात है कि केवल उसमें एक आप केवल परिच्छेद के ही अंडर में रहें, उससे बाहर ना जाएं। आपकी समस्या, अब वो आपके पास इसमें कहा गया है कि कुछ भी चीज पढ़िए, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, योजना होती है, कुछ भी इसमें से पढ़ा जा सकता है। तो आप कहते हैं नहीं, हम अपना सब्जेक्ट पढ़ें या इसको पढ़ें। तो इसमें करंट अफेयर्स हमें इनमें ज़्यादा जरूरी रहती है। हम उसे पढ़ते भी हैं, उसे समझते हैं। क्या पूरा पाठ को पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है। हम जब पढ़ते हैं तो हम अंत में ही किसी चीज का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कोई घटना होती है तो उसके अंत में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो उसका निष्कर्ष अवश्य निकालेंगे। इसलिए आपको पढ़ना आवश्यक होता है। किसी चीज को पढ़िए तो आप उसे पूरा पढ़ लीजिए। बोधगम्यता से परीक्षार्थी की जांच। अब एग्जामिनर्स का मंशा क्या है, आपको बोधगम्यता देता क्यों, क्या जानना चाहता है वो। पठित परिच्छेद के विषय के समरूप वस्तु क्या दी गई उसे समझे। परिस्थिति जन्य बोधगम्यता, यानी कभी कभी ऑफिसर्स के बीच ऐसी भी क्षमता आती है, ऐसा भी कुछ होता है कि जिसका वो प्रेजेंट में डिफाइन नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, रेप कर रहा है और जनता कह रही है इसे डायरेक्ट गोली मार दो, लेकिन सरकार है और अगर हम कानून व्यवस्था के रूप से हम देखें तो कहता है नहीं, इसे अरेस्ट करो, सीधा जाकर इसे कोर्ट पे पेशी करो। आप इस बोधगम्यता, आप दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये आपको विचार करना है। तो इसी से सवाल को इसी बोधगम्यता से ही पूछने, आपकी मानसिक स्थिति को जांचने का प्रयास किया जाता है। विचारों का क्रियान्वयन, यानी आपके विचार कैसे हैं, ये इनसे जानते हैं। कार्य की प्राथमिकता का मापदंड होता है। भविष्य का दृष्टिकोण, आप भविष्य में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसका भी। न्याय निर्णय क्षमता, आप में अंदर कितनी न्याय निर्णय की क्षमता है, वो भी जांच करता है। पढ़ने की रणनीति, अब हम देखेंगे कि हम इस पैराग्राफ को पढ़े कैसे। सबसे आवश्यक बात ये होती है कि हम किसी चीज को अगर ले रहे हैं तो हम उसे पढ़ना हमें अवश्य आना चाहिए। अगर हम इसे रामायण या महाभारत या किसी आरती की जगह, जैसे कि आप आरती पढ़ते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोग, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। एक धीरे से एकदम इक्वल में, न अधिक तेज से पढ़े, न क्या कहते बहुत स्लो ही पढ़े कि वो समझ ही ना आए। तो इसे ध्यान देना पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षण पूर्वानुमान क्या करते हैं, संक्षेप और स्पष्टीकरण रहते हैं। परिच्छेद कारण, लोक कथा से भी आ सकता है, ऐतिहासिक कथा से, किसी की जीवनी या किसी की कविता से भी उसे बनाया जा सकता है। कोई कहानी भी परिच्छेद में आ सकती है, घटना आ सकता है, पात्र जरूर रहता है। अगर कोई घटना है तो घटना में व्यक्ति रहता है, तो व्यक्ति का कोई पात्र या दृष्टिकोण रहता है, समझ रहती है। फिर उस सब के बीच में अगर घटना है, घटी है, किसी ने सोचा होगा, तो उसका परिणाम भी निकलता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। इस तरीके से बुद्धि का परीक्षण बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन से किया जाता है। मानसिक दर्शन छवि, परिच्छेद पढ़ने के दौरान व्यक्ति के दिमाग के समय क्या बनता है। अब आप जैसे परिच्छेद पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको परिच्छेद पढ़ के बताऊंगी किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह दिमाग में आपके बैठना चाहिए, क्या क्या होता है। तो इसमें रहना चाहिए। पढ़ने की समझ में
पढ़ने की समझ में सुधार यानी मदद। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, उसके अर्थ ही नहीं समझ में आते कि अर्थ में लिखा क्या, हम समझे क्या। वैसे संवेदी प्रश्न, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको संदेह उत्पन्न करता है, तो ये परीक्षार्थी के लिए बेहतर प्रत्यक्षदर्शी बनने की मदद मिल जाएगी। परिच्छेद पढ़ने के समय किन किन बातों का हम ध्यान रखें, या इन बातों का आप ध्यान रखें। एकाग्रचित रहें, यानी परिच्छेद में ही रहें। गति नॉर्मल रहे, ज़्यादा इधर उधर न रहे होए। परिच्छेद पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने माइंड पर तनाव, दबाव ये सब ना करें, ठीक है। लेखक द्वारा परिच्छेद का विचार क्या है, कैसे विकसित किया है, यानी जो परिच्छेद दिया गया है उसमें विचार, लेखक क्या कहना चाहता है और लेखक के विचार क्या है, और लेखक किसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, वो हमें जरूर देखना चाहिए। और लेखक की विषय वस्तु क्या है, ठीक। लेखक परिच्छेद के माध्यम से क्या कहना चाहता है। विकल्प चुनते समय लेखक की मुख्य बातों का अवश्य ध्यान रखें। सूचनाओं के प्रथम परिच्छेद से जोड़ें। संकेतक को पेंसिल से चिन्हित करें, यानी कि जो वर्ड है उन्हें आप अच्छे से पेंसिल से चिन्हित कर लें। अनावश्यक प्रश्न को कभी न चिन्हित करें, क्योंकि अनावश्यक अगर आप कुछ चिन्हित करते हैं, कोई वर्ड चिन्हित करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, अभी तो इसको देखा था, ये भी चिन्हित किया है, ये भी चिन्हित किया है, इनमें से है कौन सा। तो आप ऐसा न करें, ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। विकल्प सुनते समय विकल्प में चुनते समय अनावश्यक विकल्प सबसे पहले हटा दें। ऐसा रहता है आपके किसी भी एग्जाम में देखा जाए, या जीएस फर्स्ट में भी आप देखें तो इस तरह के विकल्प दिए रहते हैं, आप उनको पहले ही हटा दीजिएगा। लेखक की राय को समझे कि लेखक क्या कहना चाहता है। और कभी कभी भाषा अनुवाद भावानुवाद में बदल जाता है, यानी जो भाषा कह रही है वो भाव नहीं प्रकट करता, जो भाव कहता है वो भाषा नहीं प्रकट करती है। तो अगर ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो आप सबसे पहले आप क्या अंग्रेजी वर्ड का यूज करें, अंग्रेजी शब्द को जरूर देखें। अपने विचार को विकल्प में ना मिलाएं, इसे गलत विकल्प चुनने की संभावना अधिक होती है। यानी आप अपने विचार मिला देते हैं तो अक्सर यही रहता है, नहीं हमारा तो ये मानना है, हमारा ये मानना है, तो इस तरीके से आपकी गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। एक और बात का, जब आप परिच्छेद हल करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सभी, केवल, सिर्फ, कुछ, अत्यधिक, कभी कभी, अगर ये है उसमें तो याद रखिएगा विकल्प में, तो विशेष इन पर ध्यान दीजिएगा। समझ की रणनीति, योजना, निगरानी, यानी कि किसी चीज को अगर हम बनाते हैं, योजना करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। पूर्वाविलोकन, मुझे इससे बाहर निकलने की क्या जरूरत है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति ये कहता है नहीं हमारे लिए ये बेटर है तो हम इसको नहीं कह, आपके लिए बेटर है तो इसका मतलब नहीं है कि आप के लिए बेटर है कि अन्य व्यक्ति के लिए भी यही सही रहेगा, तो इससे आप दूर निकलिए। प्रश्न पूछना, महत्वपूर्ण निर्धारित करना कौन सा है आपका विचार, ये संश्लेषण, प्रत्यक्षदर्शिता, जोड़ना, ये सब आपको करना पड़ता है। हम शैली देखेंगे, कभी कभी छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है ये किस शैली से लिया गया है, तो हम इसका देखें। विवरण आत्मक शैली, जैसे कि किसी में भी घटना दिया हो, यात्रा दिया हो, समय की क्रमबद्धता हो। विवरण जब हम किसी का प्रस्तुत करते हैं तो एक दर से दूसरा दर, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इस तरीके से विवरण देते हैं। वर्णन हम किसी व्यक्ति का करते हैं, वर्णन अगर हम ताजमहल का करें या किसी भी टीचर का वर्णन करते हैं, किसी भी वस्तु का हम वर्णन करते हैं, इसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। व्याख्यात्मक, हिंदी में हम अक्सर व्याख्या करते हैं, जैसे संस्कृत जो रामायण थी उसका व्याख्या हुआ है, संविधान की व्याख्या हुई है हिंदी में, इस तरीके से हम व्याख्यात्मक शैली भी करते हैं। निर्वाचनात्मक शैली, निर्वाचन, लेखक हमेशा कुछ भी लिखते समय क्या सही है क्या गलत है इस चीज का निर्वाचन जरूर करता है, निर्वाचनात्मक शैली है।
आलोचनात्मक शैली, आलोचना। अब हमारा जो संविधान बना है उसमें भी बहुत लोगों ने आलोचना की है, तो हम उसको भी देखते हैं। एक समूह का व्यक्ति का भी होता है, एक वर्ग व्यक्ति का भी होता है, तो इसमें हमारे संविधान की आलोचना की गई है लेकिन हमारे लिए बेटर है, बट हम इसकी आलोचना नहीं करते हैं। और इस तरीके से कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारे व्यक्ति हैं विवादास्पद हैं, और हमारी जो संविधान है वो विवादास्पद नहीं है, वो सबसे अच्छी बुक है, हमारी हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। मैं गीता से ज्यादा उसको मैं अपनी संविधान को प्राथमिकता देती हूँ, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। परिच्छेद से संबंधित कुछ जरूरी बातें। समाचार को अवश्य पढ़ें, करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है। द हिंदू जो है सबसे में अच्छा ऑप्शंस रहता है सभी के लिए। योजना हम पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, उनका विश्लेषणात्मक भी करें, उनकी आलोचना भी अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन आलोचना ऐसे कीजिए जो तात्पर्य हो, अति तात्पर्य ना हो। जटिल शब्द का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जो जटिल शब्द हैं, कोई सा भी, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसका अनुवाद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन याद ना कीजिए। याद कई कई बार ऐसा होता है कि हम परिच्छेद को याद ही कर लेते हैं। एकाग्रचित होकर पढ़िए, यानी मन चित्त लगाकर उसे पढ़िए। अपनी भाषा में समझने का अक्सर प्रयास कीजिए, अदर भाषा में उसे समझेंगे तो वो काफी गलत होने का संभावना हो सकती है। ठीक है, हम अब देखते हैं इसमें भावनात्मक साक्षरता के माध्यम से शिक्षाविदों में भावनात्मक बौद्धिकता के सिद्धांत काफी लोकप्रिय हो गए हैं। एक शब्द के रूप में भावनात्मक साक्षरता का तात्पर्य उन बातों से है जिन्हें लचीलेपन के विकास एवं भावनात्मक दबाव सहने के लिए विद्यार्थी को भावनात्मक सहारा प्रदान करने के लिए उपाय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। जब एक हद तक बौद्धिकता के अन्य रूप जैसे भावनात्मक बौद्धिकता एवं अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता लोगों की समझ के संबंध में हमारी समझ में आ जाए, तो जीवन में सफलता प्राप्ति में योगदान देने वाली विविध कारकों को समझने के लिए हमें अपने विचारों का पुनरावलोकन करना होगा। इसी तरह पढ़ाई भी लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करने से कहीं अधिक मायने रखती है। जैसे जैसे समाज में तकनीकों में परिवर्तन होता है, आवश्यक कौशल में भी बदलाव आता है, और शिक्षा को कार्य के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के चलते, चाहे पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अधिकांश पर्यवेक्षकों का यही मानना है कि भविष्य में हमारे संपूर्ण जीवन काल में शिक्षा की आवश्यकता बनी रहेगी। हम इस परिच्छेद में क्या देखते हैं, इसमें किस बारे में अधिक बात की गई है, लेखक क्या कहना चाहता है। हम इस परिच्छेद में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो पहली बात है, लेखक दो चीज की इसमें बात कर रखा है, एक शिक्षा की और दूसरा है विद्यार्थी और एक शिक्षक। शिक्षा, शिक्षार्थी और स्टूडेंट, तीन लोगों की बात कर रखा है। तो इसमें ये कहा गया है भावनात्मक, जो शिक्षाविदों हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं माध्यम से, भावनात्मक यानी भावना से, फीलिंग से दे रही हैं, उनका क्या करना चाहिए या हमें क्या बदलाव करना चाहिए अपनी शिक्षा में, ये देखते हैं। हम इसका आंसर यहाँ देखते हैं, इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद इसे हल कीजिएगा। इसमें लेखक पूछेगा कि परिच्छेद के अंत में लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि पढ़ाई लोगों को कार्य करने के लिए तैयार करने से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखिए,
फिर उसका आंसर भी देखिए कहना क्या चाहता है। और इसमें ये भी बताइएगा इसमें अनावश्यक कौन सा अनावश्यक को पहला है या दूसरा। इसमें है अनावश्यक, जो कि इस परिच्छेद में है ही नहीं, उसे भी इसे में इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम चलो देखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे एक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक दक्षताओं में भी बदलाव आता है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बदलाव की समयावधि के दौरान शैक्षिक मूल्यों में भी परिवर्तन है। इसमें हमने पूरे परिच्छेद में हमने एक बात जरूर नोटिस की है कि इसमें शिक्षार्थियों का कोई बदलाव नहीं है। जो शिक्षा है, शैक्षिक हैं, जो टीचर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेखक कहना चाह रहा है कि हमें बदलाव करना चाहिए अपनी शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा जो है भविष्य में हमारे संपूर्ण जीवन काल में शिक्षा की आवश्यकता बनी रहेगी। लेखक कह रहा है कि हमारे जो पूरा जीवन है उनमें शिक्षा आवश्यक बनी रहेगी। पूर्वावलोकन करना चाहिए किसका? विविध कारकों को समझने के लिए हमें अपने विचारों का पुनरावलोकन करना चाहिए, यानी हमें अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ दक्षता लानी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, ये देखिए जैसे जैसे, ये याद रखिए, जैसे जैसे समाज और तकनीकों में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, बच्चों में भी बदलाव आने की आवश्यकता है, भावनात्मक रूप से उनसे दूसरे हिसाब से। अगर तकनीकी की ज्यादा विकास हो रही है तो हमें तकनीकी ज्यादा देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट, पहला। दूसरा अनावश्यक है, क्योंकि शैक्षिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। ये कहीं भी नहीं लिखा गया है, कहीं भी पूरे परिच्छेद में। दूसरा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगर हम इसमें ऑप्शन कुट में देखते हैं, कुटों में, तो केवल 1। अब हम इसमें देखेंगे, आप पढ़िए। विकास का मूल्यांकन करने